हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरा जो एंटायर प्रोसेस है, मतलब एडमिशन को अप्लाई करने से लेके पूरा वीज़ा डी तक जो भी प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि पुराना जो आरपी प्रोसेस है, पुराना जो वीज़ा का प्रोसेस था, पुराना जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें और अभी लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आए उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि एडमिशन विदाउट वीएफएस टेस्ट या विदाउट जो भी कुछ नए चेंजेस आए उसके अलावा विदाउट आईएलटीएस एमओआई के बेसिस पे ये वो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस और ऐसे बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। कुछ ऑप्शंस बताओ या दूसरा कोई ऑप्शन है क्या। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपके मतलब पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है पूरा एडमिशन से लेके पूरा वीज़ा डी तक मैं क्लियर करूँ। सो गैस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एडमिशन लेटर। ओके, सो गैस आपको क्या करना है, अगर आप फाइनल ईयर में रहोगे, फॉर एग्जांपल 6th 7th 8th सेमेस्टर में रहेगी, फिर भी आप अप्लाई करो, फिर भी आप आपका डॉक्यूमेंट सेंड करो, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी लेटेस्ट सेमेस्टर तक मार्कशीट है लेटेस्ट वाला अपोस्टल करो। अगर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उसको अटैच करो। एमओआई है, आइल्स भी दिया है, ये अगर आपके पास जस्ट एमओआई है वो भी आप अपोस्टल करके भेज दो। क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, पहले आपके जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पूरे चेक करेंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, इनफ टाइम देंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको थोड़ा टाइम देंगे कि आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं। सो वैसे आपको जस्ट क्या करना है, डिग्री अगर आपका पूरा कंप्लीट है, पूरा बैचलर या जो भी आपका कंप्लीट है, अगर आपको डायरेक्टली फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है तो जस्ट फाइनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट इतना ही आप अपोस्टल करो। बाकी डॉक्यूमेंट अपोस्टल करने में पैसा वेस्ट मत करो, उतना ही अपोस्टल करके आपको जस्ट एप्लीकेशन करते रहना है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्राई करो, क्योंकि ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फीस है वो बहुत बड़ा फीस रहता है, तो आपको बहुत चैलेंजिंग रहेगा। और अगर आपको फीस दे के आना ही है तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ भी है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि जो लोग फ़ीस दे के आने वाले हैं उनके लिए तो ये यूरोप है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर, अगर आपको पैसा दे के जाना ही है तो बाकी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बहुत सारी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। सो गैस, जैसे आपका अपोस्टाइल करके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्ट हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पूरा अच्छे से रहे। ट्रांसक्रिप्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते, तो आप मेरे को एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमारा ट्रांसक्रिप्ट में ये इशू है, हमारे ट्रांसक्रिप्ट में ये ऐसा क्रेडिट वगैरह वो सब है। इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ट्रांसक्रिप्ट, मतलब हर यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट, हर कॉलेज का ट्रांसक्रिप्ट बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, जिसमें क्रेडिट वगैरह आवर्स वगैरह मेंशन नहीं होते। तो आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो। मेरा भी इशू हुआ था, मेरा डिप्लोमा का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो मुझे मिला ही नहीं था। मतलब मेरा जो डिप्लोमा का कॉलेज था उन्होंने वो बोल रहे थे कि हम ट्रांसक्रिप्ट आज तक किसी को प्रोवाइड ही नहीं किया। बैचलर का मिला था मेरे को, लेकिन मेरे डिप्लोमा का नहीं मिला था। तो मैंने डिप्लोमा का ट्रांसक्रिप्ट मैंने खुद बनाया और वो ट्रांसक्रिप्ट मैंने खुद बना के सब क्रेडिट्स वगैरह सब आवर्स कैसे कैसे रहते थे वो मैंने सिलेबस लेके एवरी सब्जेक्ट का एवरी सेमेस्टर का, ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, पूरा अच्छे से बना के मैंने मेरे कॉलेज में जाके प्रिंसिपल जो थे उनके स्टैम्प्स वगैरह अच्छे से मार के साइन वगैरह करके वो फिर मैंने अपोस्टल करवाया था। तो आप भी ध्यान रखो, अच्छे से करके उसको अपोस्टल वगैरह कर लो। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन लेटर आता है तो आपको क्या करना है, न्यू दिल्ली एम्बेसी को ईमेल सेंड करना है। पहले क्या था, ईमेल सेंड करने के बाद आपको इनफ टाइम मिलता था, मतलब वो जस्ट एडमिशन लेटर और पासपोर्ट ईमेल करना है तो आपको इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट डेट का ईमेल आता था कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथ्स आपको ये डेट पे आपका अपॉइंटमेंट है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके लेके आना है। लेकिन अभी उल्टा हुआ है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। क्योंकि पहले क्या था, हमें इनफ टाइम मिलता था, लेकिन अभी आपके पास टाइम ही नहीं है ना। जैसे आपका एडमिशन लेटर आता है इमीडिएटली आपको बाकी के डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि यार एडमिशन लेटर आने के बाद हम देखेंगे, एडमिशन लेटर आने के बाद एकोमोडेशन देखेंगे, एडमिशन लेटर आने के बाद फाइनेंस का देखेंगे, लेकिन टाइम कब रहेगा, आप इनटेक मिस कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी मोस्टली एफएच का एक ही इनटेक रहता है, एक साल में जस्ट
विंटर इनटेक रहेगा, समर इनटेक नहीं रहेगा। और अभी मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटी एक दो इनटेक का ही एडमिशन लेटर दे रहे। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, उनका जस्ट ओनली 1 इनटेक के लिए एडमिशन आए। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको न्यू एडमिशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऐसा है। तो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है वो केस में। सो गाइस, जैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे ना, इमीडिएटली आप साइड बाय साइड फाइनेंस का प्लान करो। आपका पीसीसी हो गया आपका, उसके साथ साथ अकोमोडेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन का प्लान करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलने वाला। एडमिशन लेटर इमीडिएटली आ सकता है, 1 महीने के अंदर भी आ सकता है, 2 महीने के अंदर भी आ सकता है, 15 दिन के भी अंदर आ सकता है। आपका अगर अच्छे से सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब अच्छे से रहेगा तो आपका जल्दी से जल्दी भी एडमिशन लेटर आ सकता है। सो उसके बाद आपको इनफ टाइम नहीं मिलेगा। सो जैसे आपका ईमेल आप भेजते हो तो आपको इमीडिएटली हाँ, ईमेल में क्या क्या अटैच करना है, आपको जस्ट पासपोर्ट अटैच करना है और एडमिशन लेटर अटैच करना है। तो आपको वहाँ से एक लिंक आएगा, VFS का लिंक आएगा। वो VFS के लिंक में आपको क्या करना है, जस्ट एक पोर्टल जैसा रहेगा, उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे पासपोर्ट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एडमिशन लेटर, प्रूफ ऑफ फंड, एडमिशन लेटर के बाद PCC हो गया। PCC आपको अपोस्टल करना है और PCC लेटेस्ट PCC होना चाहिए। तो PCC आप इमीडिएटली अभी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। बर्थ सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, होगा तो अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बाद आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा। मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब सही है या नहीं है, वो सब सही से चेक करेंगे। उसके बाद अगर सही रहेगा तो अप्रूवल आके आपको वो डेट एंड टाइम दे देंगे। और डेट एंड टाइम देने के बाद जो भी डेट रहेगा, मतलब अभी वो उन अवेलेबिलिटी स्लॉट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अभी लेटेस्ट जो स्लॉट्स अवेलेबल है 10 to 15 सितंबर तक पूरा बुक है। उसके बाद के स्लॉट्स मिल सकते हैं 10 सितंबर के बाद के। तो जैसे 10 सितंबर है या मार्च का इंटेक है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्लॉट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। उसके बाद आपको वो जो भी डेट रहेगा, आपको वो डेट के ऊपर आपको जाना है वहाँ पे एम्बेसी में। और क्या करना है, जो भी अभी ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे सारे के सारे सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वहाँ पे। 2 सेट्स बना के लेके जा सकते हो, एक ओरिजिनल का सेट और एक कलर कॉपीज़ का सेट या ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ का सेट। मैं तो एक ओरिजिनल का सेट लेके गया था और एक ब्लैक एंड वाइट या कलर का ही गया था शायद, हाँ कलर का ही गया था लेके। और वो क्या करते हैं, हाँ पहले तो बोलते हैं कि ओरिजिनल वाले के साथ ब्लैक कलर कॉपी या जो भी ब्लैक एंड वाइट कॉपी वो मैच करेंगे, लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं रहता। वो जस्ट क्या करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके जल्दी चेक करते हैं और पेमेंट करते हैं और विद इन 5 मिनट्स आपका पूरा जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग है, वो छोटा सा इंटरव्यू जैसा कुछ जल्दी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। उसके ऊपर मैं एक नया व्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो बहुत ही कन्फ्यूजन में डालते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है या आपको थोड़ा सा डराते भी है, ऐसा थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप वो बोलते हैं। मेरे साथ हुआ था, पर्सनली हुआ था, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। ये थोड़ा बड़ा ब्लॉग हो रहा है तो अगले ब्लॉग में हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो गाइस, ये होने के बाद पेमेंट जो रहेगा वो 27, 28, 29 अभी डिपेंड करेगा यूरो के रेट के ऊपर। तो आप ऑलमोस्ट 30,000 का कैश लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो। उसके बाद मैं तो खुद करता था, मैं तो एम्बेसी को 10-15 दिन के बाद मैंने खुद रिमाइंडर के लिए उनको मेल डाला था कि आई एम वेटिंग फॉर माई आरपी अप्रूवल का अपडेट के ऊपर। और उनका रिप्लाई आया कि हाँ, आपका डॉक्यूमेंट्स हमें मिला है और हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं। और 1-2 दिन के बाद इमीडिएटली फिर उनका रिप्लाई है कि हमें अपडेटेड लेटेस्ट वाला बैंक स्टेटमेंट भेजो। उसके बाद बाकी भी जैसे कार्ड वगैरह, ये छोटे मतलब उनको जस्ट अपडेट चाहिए होता है, तो अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट वगैरह भेजने के बाद फिर आ गया उनका आरपी अप्रूवल आ गया। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि आपका आरपी अप्रूवल हो गया। तो हमने दिल्ली एम्बेसी को अपडेट किया है, तो वहाँ से भी एक आपको ईमेल आएगा, तब तक आपको वेट करना है। ये मैजिस्ट्रेट जस्ट उनको अपडेट करती है, मतलब दिल्ली एम्बेसी को अपडेट करती है। तो दिल्ली एम्बेसी से फिर हमें एक मेल आता है कि हाँ, आपका आरपी अप्रूवल आ गया है, तो आप वीज़ा टी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद
जैसे आपका आरपी अप्रूवल होता है तो उसके बाद आपको वीज़ा डी के वो मेल के लिए वेट करना होता है। वो आई थिंक 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके नियर बाय आपका जो भी सिटी है, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, जो भी हैदराबाद, जो भी आपका सिटी है, वो सिटी में आप नियर बाय VFS ग्लोबल सर्च कर सकते हो गूगल पे, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें मेंशन किए होते हैं, वो लेके जा सकते हो। उसका भी फीस रहता है वीज़ा डी का, वो डिपेंड करेगा 140-150। हाँ, लेकिन ये बात है कि वहाँ पे वो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे वहाँ पे। जो भी आपका गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है, आप वहाँ पे कर सकते हो एक बार। उसके बाद विदिन 3 to 4, 5, 6 वर्किंग डेज़ के अंदर, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, आपका वीज़ा डी का स्टैंपिंग होके वहाँ पे आएगा। हाँ, मोस्टली मैंने तो कुरियर सर्विस नहीं लिया था क्योंकि वो घर पे आएगा, वो कुरियर में टाइम लेगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन मैं पुणे में ही रहता था तो पुणे से वो नज़दीक था मेरे यहाँ से, तो मैं इमीडिएटली जैसे मेरे को मैसेज आया कि आपका वीज़ा होके आ गया है, तो इमीडिएटली मैं जाके कलेक्ट किया था। तो स्टैम्प होने के बाद आप जैसे स्टैम्प होता है तो आप आपका जो भी डेट है वो अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, ये जो भी प्रोसेस है ये पूरा मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ये इसके ऊपर हम अलग अलग पार्ट में भी मैं ट्राई करूँगा कि व्लॉग बनाऊँ, ताकि अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस एग्जैक्टली रहता है, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।